चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में पूरी तरह से फिनिश करेंगे और इसकी सारी बातों को हम लोग एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। देखिए, ये चैप्टर से बहुत हार्ड भी है और मैं जो समझाऊंगा एकदम सिंपल है, दिमाग में पूरी तरह से आपको बैठ जाएगी। है क्या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन? आपको पता होगा, इसके पिछले वाले चैप्टर में बता दिया था लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है कि नर और मादा का आपस में मिलाप, यानी बोल सकते हैं मेल और फीमेल का आपस में मिला देंगे तो क्या होता है, लैंगिक जनन हो जाता है। तो आपको पता है, तो हमें दिखाना है पुष्पी पादपों। पादप का मतलब पौधा, आप पुष्पी का मतलब फूल, यानी फूल वाला जो पौधा होता है उसमें सेक्स कैसे होता है और उसमें कैसे फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, आपको यही पढ़ना है। यानी सबसे पहली पॉइंट हमें दिखाना है कि पुष्प वाले पौधे में मतलब फूल वाले पौधे में कैसे जनन की क्रिया होती है, कैसे उसमें लैंगिक जनन होता है, और उसके बाद हम दिखाना है कैसे फल का निर्माण होता है, और अंत में दिखाना है कैसे बीज का निर्माण, मतलब पहले बीज का निर्माण फिर बाद में हम दिखाना कैसे फल बनती है। ठीक है, तो हम पूरी क्रिया को एकदम विस्तार से समझ जाएंगे, एक एक बातों को समझेंगे। याद रखिएगा, ये क्लास 12 वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूं कोई टीचर आपको समझा नहीं सकता और कहीं यूट्यूब पर आपको वीडियो नहीं मिलेगा। एक वीडियो में आप खत्म करना चाहते हैं तब देखो। पहली बात, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन मतलब फूल वाले पौधे में लैंगिक जनन देखना। आपको लैंगिक जनन का मतलब पता है, लैंगिक जनन का मतलब होता है नर और मादा को आपस में मिलाना, उनके बीच सेक्स की क्रिया होना। इसको लैंगिक जनन को इंग्लिश में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं सबसे पहले पुष्प के बारे में जानते हैं। पुष्प का मतलब होता है फूल। फूल क्या होता है, तो पौधे का जनन अंग होता है। मतलब फूल जो ही क्या करता है, संतान की उत्पत्ति करता है, उसके संतानों में वृद्धि करता है। ठीक है ना। तो फूल क्या है, तो पौधे का एक जनन अंग होता है, ये संतान की उत्पत्ति करने का काम करता है, और फूल का मेन कार्य होता है फल का निर्माण कर देना। देखो, कहीं भी अगर पेड़ पौधा हम देखेंगे सबसे पहले उसमें फूल बनता है, अब फूल से ही जब उनके बीच लैंगिक जनन होंगे तब जाकर फल का निर्माण हो जाती है। ठीक है ना। तो फूल का मेन काम होता है फल बनाना। उसके बाद देखो, फूल के 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग। बाबू देखो, यहाँ पर ये एक तरह से आपका फूल है। अब कोई भी फूल देखिएगा, एक सिंपली मैं अगर यहाँ पर चित्र आपको बनाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे पहले एक डंटी होती है, इसको लोग वृंत कहते हैं। यहाँ पर इसी पर क्या होता है, इसे यहाँ से एक पत्ता निकल होता है, ये ऑलपट्टा, ये हरे रंग का होता है। यही पत्ता क्या करता है, फूल को घेर कर रखता है। शुरुआती में जब फूल बनता है ना तो उसको घेर कर रखता है, ये हरे रंग का होता है। उसके बाद यहाँ से एक और पत्तियां निकलती है, ये पत्तियां कलरिंग होती है। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से ऐसे बहुत सारे आपको दिखाई देंगे पुमंग निकले रहते हैं ऐसे, इसके बीच में ही क्या होता है, जयांग रहता है, ये जयांग वाला भाग रहता है। बाबू यहाँ सिंपली मैं पिक्चर बनाते हैं, इसको आप देख सकते हैं। देखिए बुआ, ये आपका एक पुष्प, एक फूल है। इस फूल में सबसे पहले मतलब फूल के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले जो पत्ती होती है वो हरे रंग की होती है, उसका मेन काम होता है पुष्प को, फल को, फूल को सुरक्षा प्रदान करना है, ये घेर कर रखता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला भाग बाह्य दलपुंज होता है। बाह्य दलपुंज का काम होता है पुष्प को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। ये किस रंग की होती है, हरे रंग की होती है। आप कोई भी फूल लीजिएगा, देखिएगा सबसे पहले जो हरी पत्ती आपको दिखाई देंगी, समझिएगा कि वो बाह्य दलपुंज है। उसके बाद जो पत्तियां आती है, जो क्या करती है, जयांग पुमंग को घेर कर रखती है। देखो, इसके बाद जो पत्तियां आती है वो रंग बिरंगी होती है, लाल, हरा, पीला। आप देखिएगा पुष्प में जो पत्तियां होती है ना, उसको आप देखिएगा। ठीक है ना। तो ये जो पुष्प में पत्तियां होती है, ये इसको हम लोग दलपुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, दलपुंज कहते हैं। दूसरा भाग दलपुंज। और तीसरा का ऐसे ऐसे डंटी जो निकल रहता है ना, उसको पुमंग कहते हैं। ये पुमंग पुंकेसर से मिलकर बनता है। वो क्या होती है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, और उसके बाद ये चौथा जो भाग होता है, ये जो आपको डिब्बे टाइप का दिखाई दे रही है, इसको हम लोग जयांग बोलते हैं। यानी फूल का लगभग कितने भाग बाबू, 4 भाग। पहली बात, हरी रंग की जो पत्तियां होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बाह्य दलपुंज। उसके बाद रंग बिरंगी जो पत्तियां दिखाई देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दलपुंज। उसके बाद जो डंटा के टाइप का ऐसे निकल होगा ना, बहुत सारे फूल में निकला होता है, आप देखिएगा, तो वो कहलाता है पुमंग। और उसके बाद जो उसमें मेन भाग होता है इस टाइप से होता है, देखिएगा हर फूल में आपको मिलेगा, इसको जयांग बोलते हैं। देखो, पुमंग जो होता है ना फूल का नर भाग होता है, और जयांग जो होता है ना फूल का कौन सा, मादा भाग होता है, मादा भाग। यानी जैसे देखिए, आप फूल में नर और मादा दोनों आपस में ही पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर निषेचन कैसे होता है उसको हम लोग समझेंगे ध्यान से। अब चीज समझिए, पहले ये आपको समझ में आ गई। देखो, पुष्प जो होता है ना फूल के कितने भाग, 4 भाग। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज किस रंग का, हरे रंग का होता है। ठीक है। इसकी काम क्या होता है, तो इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम होता है, सुरक्षा प्रदान करना। दलपुंज रंग बिरंगी होती है। दलपुंज क्या होती है, रंग बिरंगी होती है। आदमी किसी भी फूल का सुगंध कहां से लेता है, इसी से लेता है। ये पत्ती को तोड़ लेगा और कहेगा कमल का फूल लेकर, गुलाब का फूल लेकर क्या करता है, सूंघता है लोग। तो आप किस चीज को सूंघते हैं, उसके अंदर के जयांग वाले को थोड़े सूंघते हैं, आप उसकी पत्तियों को सूंघते हैं। पत्तियां कौन, दलपुंज को आप सूंघते हैं। वही दलपुंज क्या होता है, गंध, मतलब समझो कि सुगंध छोड़ने का काम कौन करता है, दलपुंज करता है। और तीसरी पुमंग होती है। ऐसे बहुत सारी संरचनाएं निकली रहती है। और चौथा क्या होता है, जयांग होता है। तो पुष्प का
जो नर भाग होता है वो पुमंग होता है, और जो पुष्प का स्त्री भाग यानी मादा भाग जो होता है वो जयांग होता है। कौन सा? जयांग होता है। अब इनके बीच निषेचन कैसे होता है हमें यही पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें पुमंग जो है ना, ये लिखी हुई डंटी है, ये पुमंग, इस पुमंग के बारे में विस्तार से जानना है, और फिर जयांग के बारे में हमें विस्तार से जानना है। तो पुमंग क्या होता है, जयांग क्या होता है, जैसा इसको भी हम लोग क्या करते हैं विस्तार से समझ लेते हैं। बाबू देखो यहाँ पर ये वाला डंटी जो ना, ये वाला डंटी इसको मैं साइड में यहाँ पर बना लिया हूँ। देखिए ये पुमंग क्या होता है, देखो जैसे बहुत सारी से एक डंटी ये निकली हुई है, ये एक डंटी निकली होती है, इसको पुमंग ना कहकर इसको पुंकेसर कहेंगे। ऐसे बहुत सारे जब डंटी निकलेंगी यहाँ पर, तो इन सब डंटियों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग कहते हैं। तो पुंकेसर और पुमंग में अंतर क्या है, तो पुमंग जो होता है ना वो पुंकेसर का समूह होता है। ऐसे ऐसे डंटियों का बहुत सारा समूह होता है। ऐसे जब बहुत सारे डंटी लेकर आप मिला लेंगे ना ऐसे, तो ये सब क्या हो गया, ये सब पुंकेसर हो गए। इन पुंकेसरों को मिलाएंगे तो ये पुमंग बन जाती है, ठीक है ना। तो बाबू याद रखिएगा पुमंग के 3 भाग आप कह सकते हैं। हालांकि आपकी किताब में 2 ही भाग दिया है, तीसरा भाग भी दिया है, योजी दिया है, लेकिन योजी के बारे में उतना जानना नहीं है। देखो मैं वही बातें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में सारे लड़ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखो तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े, पुमंग के बारे में पढ़े कि आखिर ये पुमंग होती क्या है। देखो पुमंग जो होता है ना, एक डंटी जो लेकर चलेंगे ये पुमंग ना होकर ये पुंकेसर होती है। अब पुमंग किसे कहते हैं, तो बहुत सारे जब आपस में पुंकेसर को मिला देंगे, यानी ये सब डंटी को आपस में मिलाएंगे तब क्या बना देगा, वो पुमंग बना देता है। तो पुमंग पुंकेसरों का एक समूह होता है, ठीक है ना। ये सब जो डंटी आपको दिखाई दे सब वो पुंकेसर बोलेंगे, इन पुंकेसर को आपस में मिलाएंगे तो पुमंग बनता है। तो हम क्या करते हैं, पुंकेसर उठा लिए, ये वो डंटी है जो है ना, इसको हम क्या किए, उठा लिए। अब इसमें देखो ये जो पुमंग होता है वो 3 भाग समझिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो डंटी होता है इसको पुंकेसर, ये जो गोला दिखाई दे रहा है इसको परागकोश, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर जो कण आपको दिखाई दे रहा है उसको पराग कण कहते हैं। बाबू सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इधर से एक चित्र बना सकते हैं अलग से। ये वाला जो डंटी है इसको आप पुंकेसर कह सकते हैं। पुंकेसर वाला जो भाग होता है ये वाला, इसको पुतंतु या तंतु आप कह सकते हैं, और ये वाला भाग आप बोल सकते हैं परागकोश। क्या बोल सकते हैं, परागकोश। इधर मैं लिख देता हूं पराग कोश, ठीक है ना। इस भाग को क्या बोल सकते हैं, पराग कोश कहते हैं। पराग कोश के अंदर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं ना उसको पराग कण कहते हैं। अब आपके किताब में पढ़ना भी है पराग कण कैसे बनता है, सिंपली मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो पराग कोश ये जो थैला है इसको पराग कोश कहते हैं। जब इसको आप काटिएगा ना तो इसके अंदर 4 गो आपको कोष्टक दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल से देखो मैं इसको क्या किया हूँ, काट दिया, काट के यहाँ पर दिखाया हूँ। जैसे इसका कुछ भाग काट लिया गया तब इसके अंदर 4 गो गोला पाया गया। इस गोले को हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। यानी अगर देखी जाए लघु बीजाणुधानी कहां पाया जाता है तो बोल सकते हैं पुंकेसर या पुमंग में पाया जाता है। वहां पर पराग कोश को जब काट देते हैं तो उसके अंदर देखी जाए 4 गो गोला पाया जाता है, कोष्टक पाया जाता है। उसी 4 गोले या कोष्टक को हम लोग लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अब इस लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, बहुत सारी जो 4 गोला दिखाई दे रहा है ये वाला, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे कणों को विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, देखो लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे बीजों का निर्माण करना, मतलब पराग कण का निर्माण कर देना। बाबू देखो लघु बीजाणु जनन पर आप बोलिएगा, ये कोई बड़ी टॉपिक नहीं तो बोलिएगा तो स्पेशली मैं इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, लघु बीजाणु जनन पर। मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूं बस इतना कि जब पराग कोश को आप काट देते हैं तो उसके अंदर 4 गो कोष्टक पाए जाते हैं। वो चारों कोष्टक को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। उसके अंदर छोटे 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 कण पाए जाते हैं, उसके अंदर का छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। वो छोटे छोटे कण जब विकसित होते हैं तब जाकर वो पराग कण का निर्माण करते हैं। और ये पराग कण जो बनने की प्रक्रिया है इसी को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है ना, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो इस पर उतनी चर्चाएं नहीं करनी, बोलेगा तो स्पेशली मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि पराग कोश के अंदर जो कण पाए जाते हैं उनको पराग कण कहते हैं। अब पराग कण विकसित होने की जो प्रक्रिया होती है उससे हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है ना। यानी पराग कण जब बनता है, जैसे ये आपका हो गया, देखिए यहाँ पर ये आपका कौन सा पुंकेसर वाला भाग हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं तो इन कणों को पराग कण कहते हैं। तो ये कण बनने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, इसी को, ये जो कण बनने की प्रक्रिया होती है इसको हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं, पराग कण बनने की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो लघु बीजाणु जनन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। यहाँ मैं आपको अभी ये पुंकेसर की बात कर रहा हूँ, पुमंग की बात कर रहा हूँ। ये पुमंग का चित्र है, इसमें जो गोला आपको दिखाई दे रहा है इसको पराग कोश, डंटी दिखाई दे रहा है इसको पुंकेसर कह सकते हैं। और ये वाला जो इसके अंदर, ये गोले के अंदर जो भाग पाया जा रहा है, डॉट डॉट जो कण पाए जा रहे हैं उसको हम लोग पराग कण कहते हैं। यही पराग कण क्या होता है, जाकर पुष्प के मादा भाग में गिर जाता है। जैसे लड़का लड़की जब आपस में सेक्स करते हैं तो पुरुष का जो स्पर्म होता है वो जाकर महिलाओं के बॉडी में क्या होता है, चला जाता है, जिसके बाद फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, गर्भाशय में बच्चा पलना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर ये क्या है, पुरुष, ये फूल का एक नर भाग है,
फूल का कौन सा भाग है, ये नर भाग है, और यहीं से परागकण निकल कर कहाँ इसमें गिर जाएंगे और फल बन जाता है, मतलब बच्चा एक तरह से समझिए बन जाता है। ठीक है ना, अब यहां से समझने वाली बात है, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा सा हम लोग ये मादा भाग जो है ना, जयांग, जयांग के बारे में पढ़ रहे थे, पुमंग तो आपको समझे, अब जयांग के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो वो ये जयांग वाला, ये अंदर वाला पिक्चर, जयांग में क्या होता है, मोटा मोटी 3 भाग होते हैं। जयांग के कितने भाग, 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक उसका जैसे देखिए ये वाला ऊपर भाग मान लीजिए हम ही लोग है, ये मान लीजिए वर्तिकाग्र है, और ये जो गर्दन सीधा टाइप का आपको आया है ये वाला क्या है, ये वर्तिका है। इसका ठीक नीचे वाला भाग वो आपका अंडाशय हो जाएगा, जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, ठीक है, ये वाला लंबा जो भाग है वर्तिका, और ये वाला जो गोला भाग दिखाई दे रहा है इसको ओवरी, मतलब इसको अंडाशय हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अंडाशय कह सकते हैं। अब देखिए जयांग का कुछ खासियत होता है। जयांग का क्या खासियत होता है बाबू, समझो यहाँ पर। जयांग की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जयांग के जो मतलब अंडाशय में 3 ही अंडे पाए जाते हैं। कितने अंडे होते हैं, मात्र 3 अंडे इसमें पाए जाते हैं, 3 से ज्यादा इसमें अंडे नहीं पाए जाते हैं। अब परागकण जो होता है ना, परागकण जब इसमें गिरेगा यानी जयांग में गिरेगा तो मात्र 2 ही अंडा लेकर गिरता है, वो 2 से ज्यादा अंडा गिरा नहीं सकता है। समझ में आ रही है। जैसे अगर एक मेल और एक फीमेल की देखी जाए, पुरुष एक महिला की देखी जाए, सेक्स के उपरांत 1 या अधिक से अधिक 2 बच्चे बन सकते हैं। कभी आप देखिएगा 10 गो 20 गो बच्चा किसी पुरुष या महिला से पैदा कभी हो नहीं सकता है। वैसे ही यहां पर भी होता है, एक अंडा जाकर क्या होगा, मिलेगा, यानी परागकण 2 गो गिरता है लेकिन 1 गो जाकर मिलता है। और ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहले इतना समझो कि जो ओवरी होता है, मतलब जो फूल का जो मादा भाग होता है जिसको जयांग बोलते हैं, जयांग के 3 भाग, सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, और उसके बाद वाला भाग वर्तिका, सबसे नीचे वाला भाग जो गोले टाइप का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अंडाशय कहते हैं। ठीक है ना, अंडाशय में कितने अंडे, 3 अंडे पाए जाते हैं। अब देखो परागकण के जो कण गिरते हैं, मतलब ये जो परागकण होते हैं ये कितने गिर सकते हैं, इसमें तो 2 अंडे गिरते हैं बस। परागकण के 2 ही कण गिरते हैं, जिसमें से एक कण निषेचन कर लेता है और दूसरा का भ्रूण का निर्माण करता है। कैसे करता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। अब यहां समझो, आपको मैंने इसके चारों भाग समझा दिया। फूल का क्या किया, मैंने आपको चारों भाग समझा दिया, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग, चारों की खासियत समझ में आ गई। अब निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। उससे पहले हम लोग परागन जैसा समझते हैं। देखो परागकण और परागन दोनों में अंतर है। परागकण जो पराग कोष के अंदर गोले पाए जाते हैं उसको परागकण कहते हैं, लेकिन परागन थोड़ा सा हटके होता है। कैसे, देखो ये फूल का कौन सा मादा भाग, ये फूल का कौन सा, ये आपका पुमंग है, मतलब नर भाग हो गया। तो क्या होता है ना कि जो ये परागकण पाए जाते हैं, परागकण जब निकल कर यहां पहुंचेंगे यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो इसी क्रिया को परागन कहते हैं। परागन, देखो परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाती है तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागन कहते हैं। समझ में बाबू, परागकण यानी परागकण और परागन दोनों बहुत अंतर है। परागकण पुमंग में पाया जाता है, पुमंग के परागकोश में पाया जाता है। तो परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है। यही परागकण जब जयांग के कहा वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा, मैंने बताया ना ये सबसे ऊपर वाला भाग जयांग का क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र। तो इस वर्तिकाग्र तक ही परागकण जब पहुंचेगा तो इसी क्रिया को हम लोग परागन कहते हैं। अब देखो सोचिए, यहां से जो ये कण होते हैं ये अपने आप तो आएगा नहीं। अब इसके लिए यानी परागन की जो क्रियाएं होती है वो 4-5 टाइप से हो सकता है। या तो सोचिए हवा हुआ बहेगा तो इसका कण इसमें जा सकता है, या कोई पक्षी इसको चूसने आएगा तो या उसके पैर में ये कण सट के इसमें जाकर गिर सकते हैं, या जल बारिश उरिश होगा तो हो सकता है बारिश के द्वारा इसमें जल आ सके। तो जो परागन की क्रिया होती है ना पुष्पों में, वो थोड़ा सा 4-5 टाइप से होने का काम करती है। वो कैसे होती है मैं इतना समझा रहा हूं। पहले इतना समझो कि जो आपका परागकण होते हैं वो परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग परागन कहते हैं। अभी यहां से यहां तक कण पहुंचने के लिए 4-5 क्रिया हो सकती है, यानी कण पहुंचने के लिए विधियां देखिए कितनी होती है। यानी अगर देखी जाए परागन जो होता है ना बाबू 2 प्रकार के हो जाते हैं, स्वपरागन, परपरागन। स्वपरागन का मतलब क्या होता है कि उसमें नर और मादा वाला दोनों क्या होते हैं भाग एक में पाया जाएगा। क्या हो जाएगा, एक में पाया जाएगा फूल में, यानी एक ही फूल में एकदम सटले होगा और वो आपस में क्या करेगा, वो आपस में निषेचन का अपना काम कर लेता है। लेकिन किसी किसी में दिक्कत क्या होता है ये समझिए। ये अगर मान लीजिए यहां समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं, किसी किसी में क्या दिक्कत है, एक पौधा है ठीक है ना, और उसका मान लीजिए कि ये वाला भाग मादा भाग है और उससे दूर जाकर क्या बना है, पुरुष वाला भाग बना है। तो यहाँ पर निषेचन हो कैसे होगा, यहाँ मतलब दिक्कत ये देखो, स्वपरागन को तो अपने आप निषेचन हो जाना, यानी अपने आप परागन हो जाना, अपने आप परागन हो जाएगा, यानी अपने आप कौन जाकर चला जाएगा जयांग भाग में। लेकिन देखो यहाँ पर स्वपरागन, स्व का मतलब अपने आप परागन हो जाएगा। वहां पर कोई चिड़िया कोई पक्षी
पक्षी, ये सब कोई चीजें आकर परागण नहीं कराएगा, ठीक है ना, अपने आप हो जाता है, स्वतः हो जाता है, स्वतः हो जाता है। जैसे आप आलू को काट के धरती में गाड़ दीजिए, आलू क्या करेगा, अपने आप को बड़ा, अपने आप को विकसित करके अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगा, बहुत से आलू का निर्माण कर देगा। यहाँ पर स्वपरागण क्या होता है कि अपने आप परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाती है, फिर अंडाशय में जाकर फल का निर्माण कर देती है। ये चीज आप फोकस करिए, ठीक है। इतनी बातें मुझे अनुमान है कि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि चैप्टर्स को मैं लंबड़ाना नहीं चाहता हूं, इसी कारण सब हम लोग मेन पॉइंट को समझते हैं ध्यान से, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का ये पॉइंट भी क्लियर होने वाला है। देखो, तो मैंने बता दिया कि परागण दो प्रकार के, स्वपरागण और दूसरा हो गया पर परागण। तो स्वपरागण का मतलब क्या होगा, अपने आप परागण हो जाएगा। पर परागण का मतलब नहीं, वहां पर कोई ना कोई आदमी चाहिए परागण कराने वाला, तब जाकर परागण हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है, ठीक है ना। मेल फीमेल में कभी अपने आप परागण नहीं होता है, जब तक दोनों राजी नहीं होंगे तब तक कोई परागण की क्रिया मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की क्रियाएं संभव नहीं है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें स्वपरागण हो जाता है, कुछ ऐसे फूल वाले पौधे होते हैं जिसमें पर परागण होता है। तो पर परागण वाले में समस्याएं आती है भैया, तो उसके लिए देखो परागण की बहुत सारी विधियां पाई जाती है। कीट मतलब पक्षी, कीट का मतलब छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं ना, कभी कभी देखो कैसे होता है परागण, कीट कैसे परागण करते हैं। देखो मतलब मान लीजिए कोई कीट कीड़ा मकोड़ा यहाँ पाया इसको चूसने के लिए, अब वो चूस कर गया तो उसके पैर में, चाहे मान लीजिए कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ पर आकर बैठिए गया, अब बैठ गया तो उसके पैर में एक कण क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। अगर वही पक्षी यहाँ पर आकर बैठेगा तो सारा कण इसमें क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो कीट के माध्यम से ज्यादातर परागण होता है। देखिए बहुत ज्यादा परागण किसके माध्यम से, कीड़ा मकोड़ा की वजह से होता है, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा थोड़ा सा क्या होता है ना, रंग बिरंगी फूलों की ओर इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद पक्षी द्वारा, पक्षियां कभी कल आकर बैठ जाती है तो भी क्या होता है, इसका कण उसके पैर में सड़ जाता है, जाकर यहाँ पर गिर जाता है। और तीसरा वायु, हवा, कभी तेज हवा बहती है तो ये क्या झुक कर इसका कण यहाँ पर गिर जाता है। जल द्वारा कभी कभी बारिश होती है तो भी इधर झुक कर क्या होता है, इसका कण इसमें गिर सकता है। और पक्षी द्वारा तो पक्षियां भी कभी कभी उड़कर क्या करती है, वो अपना परागण करती है। अगर देखिए पर परागण की विधियां 4-5 होती है, ठीक है ना, 4-5 विधियां होती है पर परागण की, ठीक है ना। कुछ जानवर के द्वारा भी क्या होता है कि परागण होते हैं। जैसे आप देखिएगा रेफ्लेक्सिया सबसे बड़ा फूल है, तो रेफ्लेक्सिया में मतलब देखी जाए तो हाथी क्या करता है, परागण का काम करता है। हाथी जब उसको चूसता है ना तो उसका पराग कण जो होता है मुंह में चढ़ जाता है और जाकर वो ज्यांग भाग में क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो परागण की दो विधियां, स्वपरागण पर परागण। स्वपरागण में कोई दिक्कत नहीं होती, वो अपने परागण हो जाती है, लेकिन पर परागण में दिक्कत हो जाती है, वहां पर करानी पड़ती है। और उसके लिए विधियां कौन, पक्षी या तो जल या तो कीट या तो वहां पर जानवर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इसका 2-3 एग्जाम्पल देखो। कमल का जो पौधा होता है ना उसमें कीड़ा मकोड़ा कभी परागण नहीं करता है। कमल के जो फूल होते हैं उसमें भौरा ही हमेशा परागण करता है, क्योंकि बड़ी चूसने का काम करता है। गाना भी सुनेगा, भौरे ने खिलाया फूल, फूल पे ले गया राजकुमार, गाना निकला ना बाबू। तो भौरा क्या करता, फूल खिलाता, लेकिन ये कैसे करता है बाबू, ये भौरा मेन काम क्या करता है कि चूसता है फूल को। चूसेगा तो उसका पराग कण होठों में सड़ जाएगा, आ जाके जब उसके जांग भाग से तनी वनी टच करेगा कणवा, उसके कणवा जो कण होगा, जो पराग कण होता है वो जांग भाग में गिर जाती है और क्या करता है, फूल का निर्माण होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकता है कि कमल में पूछेगा कमल में परागण कैसे होता है, तो भौरे के द्वारा होता है। लेकिन सबसे बड़ी फूल रेफ्लेक्सिया होता है, उसमें कैसे होता है, तो हाथी के द्वारा होता है। रेफ्लेक्सिया क्या है, रेफ्लेक्सिया बहुत बड़ा फूल होता है, इसको हाथी चूसता है तो परागकण मुंह में सड़ जाता है और जाकर जांग भाग में गिर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे छोटी फूल वोल्फीय फूल होती है, लेकिन इसमें छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा क्या करता है, वो उसमें परागण करने का काम करता है। तो परागण करने की बहुत सारी विधियां पाई जाती है। अब जरा समझते हैं निषेचन कैसे होता है। निषेचन जिसको इंग्लिश में हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो बाबू निषेचन कैसे होता है, यहाँ पर ये समझिए आप। देखिए अभी तो इतना मैंने आपको मतलब क्लियरली आपको समझा दिया कि जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र सिरा तक पहुंचेंगे तो इसको हम लोग परागण कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कण किसी ना किसी माध्यम से पहुंचा है, तो यहाँ कितने कण आएंगे अंदर, अंडाशय में 2 कण पहुंचेंगे, परागकण पहुंचेंगे। देखिए ज्यांग का कितना, अंडाशय का कितने अंडे जिंदे हैं अभी, मतलब कितने अंडे हैं अंडाशय के पास, 3 अंडे हैं। यानी ज्यांग में जो अंडाशय होता है उसके पास 3 अंडे होते हैं। अब परागकण जो होता है ना मात्र 2 ही को परागकण गिरता है। इसमें शर्त क्या होता है कि इसमें एगो परागकण एगो अंडा ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, अपना बीज बना लेते हैं, फल का निर्माण कर लेते हैं। अब बचा जो एगो होता है, ये जो बचा एगो परागकण और 2 गो अंडा, ये आपस में मिलकर क्या करता है, ये आपस में मिलकर ये भ्रूण का निर्माण करते हैं। और यही भ्रूण क्या करता है, जो आपका फल बन रहा है, बीज बन रहा है, इसको भोजन देने का काम करता है। अगर मोटा मोटी भैया मैं आपको समझाना चाहूं तो इतना मैं आपको कह सकता हूं कि परागकण 2 को गिरता है और अंडाशय में यानी ज्यांग के अंडाशय में 3 अंडे होते हैं। तो परागकण के एगो कण और अंडाशय का एगो अंडा आपस में मिलकर बीज का निर्माण करता है, अपना निषेचन कर लेता है। अब बचा
परागकण का एगो कण बचा, अंडाशय का 2 अंडा बचा। तो एगो परागकण और 2 अंडा आपस में मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है, और ये भ्रूण ही क्या करता है, भोजन देने का काम करता है। किसको देने का काम करता है, जो निषेचन हुआ है। देखो बुआ, किसी जैसे मान लीजिए निषेचन पुरुषों में भी होती है, जब सेक्स होता है तो उसके उपरांत बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो भ्रूण का मेन काम होता है बच्चे को भोजन देना, भ्रूण कोष, भ्रूण विकास, मतलब भ्रूण का मेन काम होता है, भ्रूण का विकास यही कारण से होता है ताकि वो बच्चे को भोजन दे सके, बच्चे को सुरक्षा प्रदान कर सके, बच्चे को हेल्थी स्वस्थ रख सके, ये होता है। तो फल को भी सुरक्षा देने का काम कौन करता है, भ्रूण कोष करता है। ठीक है, यहाँ पर इसको समझिए, इस चीज को समझिए। वही बातें हैं, जब यहाँ पर एगो अंडा और 2 एगो परागकण और 2 अंडा मिला है, देखो यहाँ पर समझिए, इधर दिखा, अगर मैं आपको मोटा मोटी समझा देना चाहूँ तो मान लीजिए ये वाला आपका ये का अंडाशय वाला भाग है, यहाँ से 2 कण आपका क्या हो, परागकण गिरा, 3 को आपके पास अंडे हैं, यानी 3 को। तो यहाँ पर एगो अंडा एगो परागकण मिलकर निषेचन कर लिया, एगो परागकण 2 अंडा बचा, ये आपस में मिलकर क्या करेगा, ये भ्रूण कोष का निर्माण करेगा। ये भ्रूण कोष क्या करता है, सुरक्षा प्रदान है, भोजन देने का काम करता है फल को। तो यहाँ पर समझने वाली कुछ और बात आ जा रही, वो समझिए। अब देखिए ये आपका कौन सा होगा, ये अंडाशय। अगर निषेचन अंडाशय में हो रहा है, देखो ये निषेचन का अंडा में हो रहा है, ये अंडाशय में हो रहा है। अगर निषेचन अंडाशय में होगा तो वहां से जो बीज बनेगा, बीज से जो फल बनेगा उसको हम लोग सत्य फल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सत्य फल कहते हैं। लेकिन बाई चांस कभी कल क्या होता है कि ये निषेचन की जो क्रिया होती है ये अंडाशय में ना होकर ये पुष्पासन है, नीचे वाला भाग क्या होता है, पुष्पासन। अब समझो पुष्पासन क्या होती है, जिस पर बैठे पुष्प जो आसन, यानी पुष्प जिस पर बैठी रहती है जो पुष्प है ना, किस पर बैठी है, इस पर बैठी है, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा भैया, पुष्पासन कहलाएगा। और डंटिया जो होता है वृंत कहलाता है। यह तो डंटिया देकर किसी को प्रपोज करता है लोग ना, मान लीजिए गुलाब का फूल है तो उसका पंखुड़िया पकड़ के आप दीजिएगा, नहीं, डंटिया जिसको वृंत कहते हैं उसी को देकर प्रपोज करना होता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर तो पुष्पासन, अगर मान लीजिए निषेचन की क्रिया पुष्पासन में जिस पर बैठा हुआ इसमें हो रही है तो बाबू वो असत्य फल हो जाती है। तो फल 2 प्रकार के, सत्य फल और असत्य फल। लेकिन जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, ये सब कौन सा फल होता है, सत्य फल होता है। तो हमें अब जानना होगा जो यहाँ पर बीज बना है, बीज के प्रकार जानना होगा, और साथ में बीज से फल कैसे बनता है ये भी हमें जानना होगा। तो इस चैप्टर में अभी हमें जानना है कि बीज कैसे बनेगा, फल कैसे बनेगा। अभी मैंने आपको समझा दिया पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होती है। ठीक है ना, सबसे पहली बात इसकी 4 भाग होती है, चारों भाग के बारे में विस्तार से आप जान लीजिए। ठीक है ना, वो जान लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद पुमंग और यहाँ पर जयांग दोनों को उठाकर उसके बारे में आप जान लीजिए। दोनों को एक साथ करके वहां पर आप निषेचन करा दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर होगा। अब आपको जानना है कि जब निषेचन हो रहा है तो वहां पर फल का निर्माण हो रहा है, बीज का निर्माण हो रहा है, तो आपको जानना है बीज और फल क्या होता है। तो बाबू बीज का निर्माण कैसे होता है, बीज कितने प्रकार के होते हैं, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। दूसरी बात है फल का निर्माण कैसे होती है और फल कितने प्रकार के होते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आपका ये टॉपिक पूरी तरह से मक्खन हो गई, मतलब ये पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होती है ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना था पुष्प क्या होते हैं, पुष्प क्या होता है, पुष्प एक फूल होता है, और क्या होता है इसके कितने भाग, 4 भाग इसको होते हैं। ठीक है ना, इसमें परागण कैसे होता है क्लियर हो गया। अंत में हमें यही जानना था कि फूल जो होता है, इसमें अंत में हमें यही जानना था कि ये बीज का निर्माण कैसे होता है, फल का निर्माण कैसे होता है। तो इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर्स क्या होगा पूरी तरह से विस्तार से क्लियर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसका अगले वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।